नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, BHTC 134 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने गद्य का विकास, कहानी और उपन्यास इस संबंध में चर्चा कर रही है। आज हम चर्चा करेंगे निबंध के विषय में और रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कुबेरनाथ राय जी के आधार पर हम निबंध को, उसकी शैली को, शिल्प को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि निबंध क्या होता है। निबंध अर्थात निधनबंध यानी जो रचना अच्छी तरह से बनी हुई हो, यानी सुगठित हो, जिसमें आए हुए विचार क्रमबद्ध रूप से उपस्थित हो, एक क्रम बना हुआ हो, विचार की श्रृंखला बनी हुई हो, जो कहीं से ये निबंध जो है आधुनिक गद्य विधा है। आधुनिक काल से पहले अर्थात जब आधुनिक काल में गद्य का विकास होता है, उसके पहले निबंध हमें दिखाई नहीं देते। ये पूरी तरह से पाठ्य विधा है। दृश्य और श्रव्य माध्यम इसमें काम नहीं कर सकते। भारतेंदु युग से लेकर के इसका विकास आरंभ होता है और इसके बाद द्विवेदी युग में विकास करती है और शुक्ल युग में आकर अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब साहित्यिक पत्रकारिता का भारत में उदय हुआ, उसी समय से निबंध का आरंभ और उसका विकास होता है और निबंध अपना एक स्वरूप ग्रहण करता है। निबंध संक्षिप्त भी होता है, एक सुसंबद्ध विषय पर होता है, यानी एक केंद्रीय विषय होता है जिस पर लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। निबंध कथेतर गद्य विधा है, अर्थात कथा से इतर है, कथा से कुछ अलग है। बाकी जो विधाएं हैं जैसे कहानी, उपन्यास, इसमें तो कथा तत्व है ही, इसके साथ ही आत्मकथा में, संस्मरण में, रेखा चित्र में, इनमें भी कथा का कुछ न कुछ तत्व होता है। लेकिन निबंध में कथा का तत्व नहीं होता। यहाँ पर लेखक खुद उपस्थित होता है और सीधे सीधे पाठकों से बात करता है। बीच में पात्रों का एक आवरण नहीं होता, यानी उसके माध्यम से वो बात नहीं करता है। वो ये लेखक की विधा है और लेखक सीधे पाठक के सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसमें आवश्यकता होती है यथा तथ्यता की, यानी जैसा विवरण है, जैसा विचार है, उसको उसी तरह से व्यक्त किया जाए। इसलिए भाषा की सामर्थ्य इसमें बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी जब ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि गद्य जो है वो कवियों की अगर कसौटी है तो गद्य की कसौटी निबंध है। निबंध में तत्वों को अगर हम देखें तो दो तत्व होते हैं, एक विचार तत्व और एक भाव तत्व। लेखक जो विचार व्यक्त करता है वो विचार तत्व हो गए और हर एक विचार के संबंध में लेखक की अपनी भी कुछ भावनाएं होती हैं जिन्हें वो अभिव्यक्त करता है, उस पर वो अपनी टिप्पणी देता है, अपना मत देता है, तो वो उसके भाव तत्व में आते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो निबंध लेखक है वो स्वच्छंदता पूर्वक अपने मन की बात कहता चला जाता है। ऐसे निबंध आप देखेंगे अगर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के जब आप अभी आप निबंध देखेंगे तो उसमें ये भाव देखेंगे। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से लेखक अपनी बात कहता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। अगर हम इनके लक्षणों की बात करें तो निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता, इसके साथ साथ लेखक का अपना एक निजी व्यक्तित्व ये भी दिखाई देता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। एक ही समस्या ध्यान रखनी है कि स्वच्छंदता की हम बात कर रहे हैं मगर उच्छृंखलता की नहीं कर रहे हैं। उच्छृंखलता और स्वच्छंदता में भेद है। निबंध जो है वो जो भाव और विचार दिखाता है उसे दिशा देने वाला लेखक होता है, यानी लेखक का व्यक्तित्व होता है। तो लेखक का निजीपन भी निबंध में दिखाई देता है। इसीलिए हम निबंध पढ़कर ये जान सकते हैं कि ये निबंध किसका होगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी का होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। ये हम निबंध की शैली से ही पता लगा लेते हैं। हर एक विषय पर, हर एक विचार पर लेखक अपनी टिप्पणी करता है और साथ में पाठक से भी विचार आमंत्रित करता है। और यही जो आमंत्रण है ये लेखक और पाठक को निकट ले आता है, उनके भीतर एक आत्मीय संबंध स्थापित कर देता है और इसीलिए विषय मूल हो या कितना भी कठिन हो, उसका एक जो ग्रहण है वो सहज हो जाता है, पाठक आसानी से उसको समझ जाता है। भारतेंदु युग से इसका आरंभ होता है। लगभग 1875 से 1900 तक का जो निबंध है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास,
इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ये लोग मुख्य निबंधकार हैं उस समय के। जब से मुद्रण कला भारत में आई है, जिसके बाद साहित्यिक पत्रकारिता का बहुत तेजी से उदय होता है और फिर बहुत तेजी से इसका विकास होता है, तो ये सभी जो निबंधकार हैं, ये सब वास्तव में पत्रकार भी हैं और इनके ये निबंध इनकी ही भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बरी, ये उस समय की मुख्य पत्रिकाएं हैं जिनमें निबंध प्रकाशित होते हैं। क्योंकि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सीधे सीधे लेखक को पाठक से यानी जनता से बात करनी थी, इसलिए ये सभी लेखकों ने, इन सभी पत्रकारों ने अपनी बात के लिए निबंध को एक अच्छा माध्यम समझा और अपनी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। देश प्रेम की भावना, समाज सुधार की भावना, इसके साथ ही अपने अतीत का गौरव, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, स्त्रियों की दशा, शिक्षा का प्रचार, इन सारे विषयों पर निबंध किए। बड़ी बात यह है कि सारे विषय बहुत गंभीर हैं, लेकिन इसके बाद भी इस युग के जितने निबंध हैं इनमें बहुत जिंदादिली है। बालकृष्ण भट्ट को तो हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। 1900 के बाद जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं सामने, सरस्वती पत्रिका का वो संपादन आरंभ करते हैं, तो फिर गंभीर निबंध साहित्य की रचना आरंभ हो जाती है। रामचंद्र शुक्ल इसी समय में निबंध लिखना आरंभ करते हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खुद लिख रहे हैं, गुलेरी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्याम सुंदर दास, ये सभी लोग इस युग के महत्वपूर्ण लेखक हैं जो बहुत गहराई के साथ निबंध को समझते भी हैं, लिखते हैं और पाठक को भी समझाते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात हमने की। रामचंद्र शुक्ल अपने समय के सबसे बड़े निबंधकार और आलोचक हैं। द्विवेदी युग से इनका लेखन आरंभ होता है और इसके बाद वाला युग निबंध और आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल युग के ही नाम से जाना जाता है। हिंदी में सबसे पहले अगर व्यवस्थित साहित्य सिद्धांतों की नींव किसी ने रखी है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो उन्होंने इसमें काल विभाजन किया है, वो आज भी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ उसी रूप में चला आ रहा है। इनके अगर जीवन परिचय पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर 1884 को इनका जन्म होता है। बस्ती में अगौना नामक गाँव है और इनकी जो मृत्यु होती है वो जब ये काशी विश्वविद्यालय में वहाँ के अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के, तो उस समय ही उसी कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। आरंभिक शिक्षा इनकी मिर्ज़ापुर में हुई, बाद में ये प्रयाग आ गए, वहाँ से उनकी शिक्षा हुई। इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो इंटर तक ही हुई है। इसके बाद का अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय से किया है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का गंभीर अध्ययन किया। जब ये मिर्ज़ापुर में थे तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आए थे और वहीं से ये साहित्य के करीब हुए थे। साहित्य से इनकी जो साहित्यिक गतिविधियाँ थी उससे इनकी जान पहचान हुई थी, वो उससे जुड़ गए थे। प्रेमधन जी जो है आतंक कादम्बरी पत्रिका निकालते थे, तो बहुत समय तक ये उनके साथ सह संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया और इसी के कारण इनकी संपादन में रुचि भी हुई और इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। जो इनका निबंध है, जो शुरुआती का लेखन है वो उसी समय से है जो मिर्ज़ापुर से है, तो इनका जो कविता क्या है निबंध, ये लगभग उसी समय आया है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ है। बाद में ये काशी आ गए और काशी में जो नागरी प्रजानी सभा हिंदी शब्द सागर जो परियोजना थी उस पर काम कर रही थी, तो उसमें ये सह संपादक के रूप में नियुक्त हो गए और बाबू श्याम सुंदर दास उसके प्रधान संपादक थे। 1927 में जाकर इस कोश का काम पूरा हुआ था। इस कोश के लिए एक भूमिका, एक लंबी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। यही भूमिका जो है वो बाद में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई और अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। ये जो हिंदी शब्द सागर का निर्माण हो रहा था, इसके साथ साथ उस समय जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनकी खोज भी जारी थी, उनके बारे में विचार विमर्श होता था, चर्चा होती थी। शुक्ल जी इन सब में भाग लिया करते थे। 1919 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्ति मिली। श्याम सुंदर दास जी यहाँ के विभागाध्यक्ष थे। जब श्याम सुंदर दास जी की 37 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद शुक्ल जी ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और जीवन पर्यंत इसी पद पर काम करते रहे। 1941 में जब उनकी मृत्यु हुई तो विभागाध्यक्ष ही थे। उस समय उन्होंने महसूस किया था कि हिंदी साहित्य को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री का अभी अभाव है। इस अभाव की पूर्ति के लिए कोशिश की शुक्ल जी ने
और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो शब्द सागर की भूमिका के रूप में था वो तो लिखा ही, साथ ही इन्होंने जो सूरदास का ब्रह्म गीत है उसके पदों को इकट्ठा किया, उनका संपादन किया, जैसी ग्रंथावली का संपादन किया और इन दोनों ही ग्रंथों की बड़ी एक भूमिका लिखी। इसके साथ ही उन्होंने काव्य शास्त्र और साहित्य सिद्धांत का गंभीर चिंतन किया। रस मीमांसा और चिंतामणि ये तो इनके संग्रह हैं जिसमें हम इनके इस तरह के सिद्धांतों को, इनके निबंधों को हम देख सकते हैं। जो चिंतामणि है इसमें इन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं, साहित्य सिद्धांत के संबंधी जो निबंध है उसका भी विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है। चिंतामणि पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में आलोचना और निबंध के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनके पूरे साहित्य कर्म को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जब वो मिर्जापुर में थे, जब वो आनंद कादम्बरी का सह संपादन कर रहे थे, उस समय से इनका साहित्य सृजन आरंभ होता है। आरंभ इन्होंने अनुवाद के माध्यम से ही किया था। एडिसन की रचना का उन्होंने कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया था। इसी तरह उन्होंने और भी कुछ अनुवाद किए थे और इसके अलावा कुछ संस्मरण लिखे थे, कुछ जीवन चरित लिखे थे, जिसमें प्रेमधन की छाया स्मृति बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद ये नागरी प्रचारणी सभा के सह संपादक के रूप में आ गए थे हिंदी शब्द सागर के। वहाँ इनका दूसरा दौर है जो उनके लेखन कर्म का है। यहाँ इन्होंने बहुत सारी नई नई खोज तो की ही थी, इसके साथ साथ जो नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलती थी वो उसके भी संपादक बने थे और लगभग 1909 से 14 तक उसके संपादक बने थे। हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा गया था। इसके अलावा इन्होंने अनुवादक के रूप में बहुत सारा काम किया इस दौर में। मनोविकार संबंधी जितने निबंध हैं उनमें से ज़्यादातर निबंध इसी काल में जब वो नागरिक प्रचारणी सभा के लिए काम कर रहे थे तो उसी समय में लिखे गए हैं, जो बाद में चिंतामणि में प्रकाशित हुए हैं। और इनके साहित्य कर्म का हम तीसरा दौर देखते हैं जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में आ गए थे। यहाँ इन्होंने पाठ्य सामग्री तैयार करने पर विशेष बल दिया था, जिसके लिए हम पहले बता चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आया, भ्रमर गीत सार, जैसी ग्रंथावली, इसके अलावा तुलसीदास, ये सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 बार में प्रकाशित हुआ है। पहले 1929 में प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका संशोधित और परिवर्तित संस्करण 1941 में आया था। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो आज भी लगभग थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वैसा ही चल रहा है। शुक्ल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया है वो है हिंदी को या हिंदी आलोचना को संस्कृत के काव्य शास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया है। जो संस्कृत काव्य शास्त्र में कमियां थी उसको भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। रस मीमांसा इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो ज्यादातर हम पहले बता चुके हैं कि चिंतामणि पुस्तक है इनकी निबंधों की सबसे महत्वपूर्ण। इसका प्रकाशन पहले 1939 में हुआ था। इससे भी पहले 1930 में विचार वीथी नाम से इनके निबंधों का प्रकाशन हुआ था। ये नाम शुक्ल जी को बहुत पसंद नहीं आया था और जब 1939 में ये पुनः प्रकाशित हुई तो उन्होंने इसका नाम रख दिया था चिंतामणि। बाद में इसमें काव्य शास्त्र और आलोचना के कुछ निबंध शामिल किए गए और चिंतामणि भाग 2 प्रकाशित हुआ उनकी मृत्यु के बाद। तो पहले वाला जो ग्रंथ था उसका नाम हो गया चिंतामणि भाग 1 और इसका नाम, जिसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी संपादित कर रहे थे, इसका नाम हो गया चिंतामणि भाग 2। फिर कुछ समय बाद 1983 में कुछ और निबंध इसमें मिलाए गए और चिंतामणि भाग 3 प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन किया नामवर सिंह जी ने। और फिर इसमें लगभग 47 निबंध, जिसमें बहुत सारे अनुवाद भी थे अंग्रेजी निबंधों के, ये शामिल किए गए और इसको चिंतामणि भाग 4 के नाम से 2002 में प्रकाशित किया गया। ये जो सारे निबंध हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो मनोविकार संबंधी निबंध और दूसरे आलोचनात्मक निबंध। तो यहाँ जब हम निबंध साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मुख्य रूप से इनके मनोविकार संबंधी निबंधों के बारे में ही बात करेंगे। जब शुक्ल जी चिंतामणि की भूमिका जो छोटी ही है जब वो लिखते हैं तभी उन्होंने अपने निबंधों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं और ये उन्होंने एक तरह से उस समय जो विवाद चलता था उसके ऊपर व्यंग्य भी किया था कि लोग खुद ही समझ लें कि उनके निबंध विषय प्रधान है कि विषय प्रधान है, क्योंकि शुक्ल जी के निबंधों में विचार तो प्रधान है ही, साथ ही हृदयगत भाव भी बीच में आते रहते हैं। तो ये उन्होंने पाठकों पर या आलोचकों पर ही छोड़ दिया है कि उनके निबंध किस तरह के माने जाने चाहिए।
शुक्ल जी के निबंध जो हैं वो मनोविकार संबंधी निबंध उन्होंने जो लिखे हैं, तो उसके पहले भी भारतीय हिंदू युग में भी ऐसे निबंध लिखे गए थे। जैसे प्रताप नारायण ऋषि जी निबंध लिख रहे हैं तो उन्होंने चिंता पर, छल पर, खुशामद पर ऐसे मनोवृत्तियों पर निबंध लिखे थे। लेकिन ये निबंध में जितनी गंभीरता से भाव विवेचन शुक्ल जी ने किया है वो उनके पहले नहीं मिलता। शुक्ल जी जो है वो सिद्धांतों के तो जानकार है ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों की सर्जना भी की है, क्योंकि उनको काव्य शास्त्र का गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, वो उसके जानकार हैं। तो उसके आधार पर वो अपने लिए एक हिंदी के लिए साहित्य सिद्धांत भी निर्मित करते चलते हैं। इसलिए शुक्ल जी के जो निबंध है वो केवल मनोविकार संबंधी निबंध या केवल वैचारिक निबंध नहीं है, बल्कि वो उनके काव्य शास्त्रीय चिंतन का आधार है, यानी ये शास्त्रीय निबंध हुए। जैसे चिंतामणि को हम देखते हैं तो उसमें पहले भावों के विवेचन से संबंधित निबंध है और उसके तुरंत बाद निबंध आ जाता है कविता क्या है, जो कि आपका काव्य शास्त्रीय निबंध है। तो इस तरह शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो उनके विचारों से अनुस्यूत हैं, विचारों से उत्पन्न होते हैं, उनके भावों के अनुसार विकसित होते हैं, परिवर्तित होते हैं और समय पाते हैं तो फिर कोई दूसरा ही भाव में बदल भी जाते हैं। जैसे उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी बैर अगर बहुत समय तक रखा जाए तो वो जो क्रोध है वो बहुत समय तक हम रखें तो वो बैर में परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरह अगर हम बहुत समय तक आंवले को किसी किसी चीज में लपेट के रखते हैं तो वो मुरब्बा बन जाता है, तो उसी तरह क्रोध अगर बहुत दिनों तक मन में बसा रहे तो वो बैर में बदल जाएगा। तो इसी तरह वो अन्य भावों का रूपांतरण भी करते हैं। वो मानते हैं कि ये जो भाव है वो मूलतः अपनी प्रकृति में सामाजिक है, उसका बाकी समाज के साथ, बाकी सृष्टि के साथ एक रिश्ता है और उसी में वो विकसित होता है। तो शील और चरित्र है वो भी भावों का ही एक प्रकार का संगठन है। इसी तरह वो मानते हैं कि भाव और विचार के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, यानी बुद्धि और हृदय के बीच में कोई द्वंद्व नहीं। जबकि हरिवंश राय बच्चन जैसे जो कवि हैं वो बुद्धि और हृदय के द्वंद्व से हमेशा उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्ल की इस मान्यता से सहमत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि विचार यानी दर्शन जब भाव का सहारा लेता है तो वो कविता के चित्र में आ जाता है। कल्पना होती है वो भी भाव के अधीन होती है। इसीलिए उन्हें वो संत या वो धर्म गुरु वो भी पसंद नहीं है जो भाव के दमन का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो भाव के दमन की कभी आवश्यकता ही नहीं मानते। वो कभी भी उन लोगों से सहमत नहीं है जिन्होंने भावों का विरोध किया है। इसीलिए वो कबीर के या गांधी के भी बहुत समर्थक नहीं है, उनका भी विरोध करते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि ये जो भाव है यही कर्म के प्रेरक है, बुद्धि कभी कर्म की प्रेरणा नहीं हो सकती। कर्म की प्रेरणा हमेशा भावों की वजह से ही होगी। भाव जितने ज्यादा आपके प्रबल होंगे उतना ही ज्यादा कर्म आप करेंगे और यही भाव धीरे धीरे लोक मंगल में जाके बदल जाते हैं, लोक मंगल की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए शुक्ल जी एक तरफ तो कविता को भाव व्यापार मानते हैं और साथ ही जब इतिहास का तथ्य लिखते हैं, जब इतिहास लिखते हैं तो तथ्यों को महत्व देते हैं। और इसी तरह जो संस्कृत की जो रसवादी आनंदवादी जो परंपरा है वो उससे अलग हो जाते हैं। वो राजनीति का अगर दृष्टिकोण देखें तो वो हर तरह से साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, चाहे वो भाषाई हो, जातीय हो, सांस्कृतिक हो, वो किसी भी तरह का साम्राज्यवाद स्वीकार नहीं करते। और उनका ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से उनका ये मानना है कि ये जो भावावेग है यही स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक है। इसीलिए वो कभी कभी गांधी जी के भी समर्थक नहीं है और वो समाजवाद का भी कभी कभी विरोध ही करते हैं। वो राम को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं। वो ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, लेकिन साहित्य की जब व्याख्या करते हैं तो वो लौकिक साहित्य की व्याख्या करते हैं, वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो इस तरह शुक्ल जी का जो निबंध है वो पूरी तरह, जो वो कहते हैं कि निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है, वो उस पर खरा उतरता है। वो पाठक के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हैं और ये बहुत अच्छे से शुक्ल जी मानते हैं कि ये जो निबंध है ये शिक्षित वर्ग की पाठ्य विधा है, यानी लेखक को तो प्रबुद्ध होना ही चाहिए, विचार प्रवण होना ही चाहिए, पाठक को भी प्रबुद्ध होना आवश्यक है। जो पाठक केवल मनोरंजन चाहता है वो निबंध नहीं पढ़ेगा, जो पाठक अपने ज्ञान का विकास करना चाहता है वो निबंध पढ़ता है। इसलिए लेखक के पास भी विचार होने चाहिए जो गंभीर हो, जो मौलिक हो,
और पाठक भी उन विचारों को सुनने के लिए उनसे अपने भीतर कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। शुक्ल जी जो भाव और मनोविकार पर निबंध लिखते हैं, जब वो निबंध लिखना आरंभ करते हैं तो उनके शिव को अगर हम देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि वो उदाहरण देते हैं, उनके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भाव या मनोविकार क्या है। फिर जब ज़रूरत होने लगती है तो वो दूसरे भाव और मनोविकार से उसकी तुलना करते हैं। फिर जैसे भी हम लोभ और प्रीति पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे। वो बताते हैं कि जैसे लोभ, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति ये सब एक ही तरह के भाव हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ समानता बताते हैं, तो फिर धीरे-धीरे उसे तुलना करके उनके बीच में क्या अलगाव है, ये भी वो बताते हैं, क्या असमानता है, ये भी बताते हैं। हर निबंध में एक केंद्रीय विचार है, केंद्रीय विचार से आरंभ करते हैं, धीरे-धीरे विचार का विकास होता है और फिर उस विचार के जितने भी आयाम हो सकते हैं, शुक्ल जी सबके बारे में बात करते हैं और इस तरह से उनके निबंध का गठन होता है। बीच-बीच में कभी-कभी थोड़ा हास्य व्यंग का पुट भी आता है, उदाहरण भी आता है, कभी-कभी वो अपने व्यक्तित्व की विशेषता शुक्ल जी की दिखाई देती है, तो हम उसको पढ़ कर के जान सकते हैं कि शुक्ल जी का खुद का व्यक्तित्व कैसा है। विषय की कितनी भी गंभीरता है, कितना भी जटिल विषय है, वो उसे पठनीय बनाए रखते हैं और पाठक को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए जीवन के कुछ चित्र वो शामिल करते चलते हैं, जिससे पाठक उससे एक सामंजस्य स्थापित कर सके। शुक्ल जी के किसी भी निबंध में हल्कापन नहीं, हर पंक्ति गंभीर है। शुक्ल जी खुद भी गंभीर हैं और पाठक से भी उनकी अपेक्षा है कि पाठक भी सजग और गंभीर बना रहे हर वक्त। विविध युग के जो और निबंधकार हैं, उन निबंधकारों पर भी शुक्ल जी अपने इतिहास में पर्याप्त चर्चा करते हैं, चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, चाहे श्याम सुंदर दास हैं, या बाल मुकुंद गुप्त हैं, इन सब का आलोचनात्मक परिचय शुक्ल जी अपने इतिहास में देते हैं। उनका लोभ और प्रीति निबंध अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये निबंध जो है मुख्यतः विचार प्रधान है। आरंभ में ही शुक्ल जी बहुत विस्तार से लोभ और प्रीति के बारे में बात करते हैं, उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं और फिर उसके विकास के साथ साथ लोभ और प्रीति के विविध सोपान जो हैं वो उनको दिखाते हैं। सामान्य तौर पर हमें दिखाई देता है कि लोभ और प्रीति परस्पर विरोधी विचार हैं, विपरीत विचार हैं, विपरीत भाव हैं। लेकिन शुक्ल जी जब अपने निबंध का आरंभ करते हैं तो दोनों की एकता से करते हैं। वो दिखाते हैं कि दोनों ही एक हैं। सामान्य विशेषता क्या है दोनों की? कि ये दोनों ही मनोविकार लोभ और प्रीति सुख और आनंद देने वाली वस्तु के प्रति होती है। यदि कोई वस्तु हमें सुखकर नहीं होती, यदि वो हमें आनंद देने वाली नहीं होती है, तो ना उसकी प्राप्ति का हमें लोभ हो सकता है, ना ही उससे हम प्रेम कर सकते हैं। तो अतः दोनों एक तरह से एक जैसी ही हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़कर इसके विरोध की ओर या इनके भीतर जो असमानता है उसकी ओर संकेत करते हैं। वो बताते हैं कि लोभ जब सात्विक रूप ग्रहण करता है तो प्रीति हो जाता है। लोभ जो है वो सामान्य के प्रति होता है, जबकि प्रेम या प्रीति ये तो एक विशेष के प्रति उन्मुख होता है। सामान्य तौर पे अगर वस्तुओं को प्राप्त करने का भाव होता है तो वो लोभ है, अगर व्यक्ति विशेष के प्रति ये भाव है तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोभ के अधीन होते हैं तो दया करुणा जैसे जो भाव है वो उनकी अनुभूतियां पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि अगर प्रेम जो है, एक और चीज खास बात है प्रेम के संबंध में कि ये आलंबन और आश्रय दोनों ही एक ही भाव से अगर परिचालित होंगे तो ही प्रेम पूर्णता को प्राप्त करेगा। शुक्ल जी ये मानते हैं कि ये जो प्रेम है ये लोक जीवन में व्याप्त हो जाता है, यानी लोकोन्मुख होता है और वही प्रेम श्रेयस्कर है। इसीलिए देश प्रेम को वो श्रेयस्कर मानते हैं और उससे भी आगे बढ़कर वो विश्व मानव के प्रति जो प्रेम होता है उसको वो श्रेयस्कर मानते हैं। शुक्ल जी की नजर में प्रेम का सुखात्मक और दुखात्मक दोनों रूप होता है। इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते शुक्ल जी विचार व्यक्त कर रहे हैं, साथ में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए निबंध लिखते हैं और बौद्धिक विवेचन करते करते कई बार वो भाव विवल हो जाते हैं। जब ऐसे भावुकतापूर्ण स्थल आते हैं तो उनकी भाषा भी थोड़ी काव्यात्मक सी होने लगती है। फिर वो धीरे से अपने विषय पर आ जाते हैं। जो शुक्ल जी की भावुकता है वो कभी भी उच्छृंखल या बहुत ज़्यादा आह्लादित या बहुत ज़्यादा बहने भावुक होकर बहने नहीं लग जाती, वो हमेशा विवेक के अधीन रहती है। उनका जो भाव पक्ष है वो हमेशा ही विचार पक्ष से नियंत्रित रहता है। उनकी जो भाषा परंपरा है वो राजा लक्ष्मण सिंह वाली है, यानी संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली से युक्त है। तार्किक प्रवाह उनकी भाषा में हमेशा मिलता है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, यद्यपि अपेक्षाकृत कम है लेकिन करते हैं।
वो सूत्र लिखते हैं, फिर उस सूत्र की व्याख्या करते हैं। जटिल विषय होता है तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। कई बार वो विश्लेषण पहले करते हैं, उसके बाद एक सूत्र वाक्य लिख करके अपने मत को स्थिर कर देते हैं। भाषा का स्तर पूरे निबंध में एक जैसा है, वो स्तर कभी भी हीन नहीं होने पाता। मौलिक चिंतन है उनका, जिससे उनकी शैली भी मौलिक हो जाती है। शुक्ल जी की एक विशेषता ये भी है कि ये बहुत ज्यादा दूसरे विद्वानों के उद्धरण नहीं देते, ये इनकी अपनी विशेषता है। जबकि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे उद्धरण हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमें दिखाई देता है कि शुक्ल जी जो है वो एक अच्छे आलोचक और निबंधकार तो हैं ही, और एक अच्छे शिक्षक भी हैं। जैसे एक शिक्षक होता है, गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल विषय को अपने विद्यार्थियों को पूरी तन्मयता के साथ उसको उसके भाव को पहुंचा ही देता है, उसको समझा ही देता है। उसी तरह शुक्ल जी भी जटिल से जटिल विचार को पाठक तक पहुंचा देते हैं, उसे समझा देते हैं। और कभी भी व्यंग और हास्य का प्रयोग जरूर करते हैं। कभी कभी वो नाराज भी होते हैं, कभी कभी उसमें कोई चोट भी करते हैं, लेकिन कभी भी वो एक गरिमा और मर्यादा को बना के रखते हैं। कभी किसी को चोट ऐसी नहीं पहुंचाते कि वो पीड़ित हो। दूसरे जो निबंधकार पे हम बात करते हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक भी हैं, शोधकर्ता भी हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार भी हैं। शुक्ल जी के बाद अगर कोई एक महत्वपूर्ण निबंधकार जो सबसे अधिक हमारे सामने आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो शुक्ल जी की परंपरा से हट कर निबंध लिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इसी तरह उनके निबंध संग्रह भी महत्वपूर्ण है। उनके जो उपन्यास, 4 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद का जन्म आरत दुबे का छपरा बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में हुआ था 1907 में। उनका परिवार संस्कृत का प्रधान पंडित था। तो आरंभिक शिक्षा उनकी भी गांव में हुई। बाद में वो काशी चले गए, जहाँ से उन्होंने ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1930 में वो शांति निकेतन हिंदी के अध्यापक बन गए, जहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और चित्ती मोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के संपर्क में आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के छात्र कभी नहीं थे। इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई थी, विषय इनका ज्योतिष था। बाद में वो हिंदी में आए हैं और हिंदी का ज्ञान उन्होंने अपने स्वाध्याय से प्राप्त किया है। 20 साल तक वो शांति निकेतन रहे हैं। जितनी इनकी आरंभिक कृतियां हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य की भूमिका है या सूर साहित्य, कबीर, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सभी शांति निकेतन ही रहकर लिखी गई हैं और वहीं से प्रकाशित हुई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1949 में इन्हें बीए की उपाधि दी थी मानद। फिर 1950 में द्विवेदी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ गए और हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष बनाए गए। कुछ समय बाद वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर और अध्यक्ष हो गए। बाद में 1967 में वापस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए और वहां से 1970 में सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की थी। द्विवेदी जी संस्कृत के तो विद्वान थे ही, साथ ही हिंदी, बंगला, अंग्रेजी के भी उद्भट विद्वान थे। निबंध के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, शोध और आलोचना और उपन्यास, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। उनके चारों उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अपनी तरह के अनूठे उपन्यास हैं। इसी तरह जब वो आलोचना के क्षेत्र में आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर और कालिदास के तो प्रशंसक हैं ही, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है कबीर पर, और कबीर का मूल्यांकन आज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसी पुस्तक के आधार पर किया जाता है। और निबंध तो उनकी मुख्य विधा है ही। आलोक पर्व इनका जो निबंध संग्रह है, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। द्विवेदी जी की बड़ी विशेषता ये है कि वो जिस भी विधा में काम करते हैं, उस विधा के वो सर्वोत्तम लेखक या सर्वश्रेष्ठ लेखकों में उनका शुमार हो जाता है। चाहे वो उपन्यास लिखे, चाहे वो इतिहास लिखे, चाहे वो निबंध लिखे या आलोचना करें, वो अपने अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित करते चलते हैं। निबंध के क्षेत्र में तो उन्होंने एक नई परंपरा ही स्थापित कर दी, जिसमें विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, आगे जो बाकी निबंधकार हैं वो उस परंपरा पर चले। द्विवेदी जी के जो निबंध संग्रह हैं वो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, वो भी कुछ निबंध की शैली में हैं, जैसे साहित्य सहचर। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो और किताबें हैं, जो उनके व्याख्यान हैं, वो भी निबंध की प्रकृति के ही हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल।
तो ये भी निबंध की प्रकृति का ही है, लेकिन मूलतः इनके निबंधों को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक ललित निबंध और एक आलोचनात्मक निबंध। ललित निबंध को ही हम निबंध की कोटि में रखेंगे, यहाँ उस पर ही बात करेंगे। तो इनके जो मुख्य निबंध संग्रह हैं वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कुटज। इसमें इनके बहुत आप लोगों ने पहले भी इनके निबंध पढ़े होंगे, जैसे अशोक का फूल पढ़ा होगा, कुटज, देवदारू, आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब निबंध शायद आपके पढ़े भी हों। इनके निबंधों की एक खास बात यह है कि ये निबंध प्राचीन भारतीय सभ्यता से इनके विषय लिए गए हैं, वहां से उठाते हैं और उसको समकालीन जीवन और चिंतन तक वो लेकर आते हैं। तो ये इनकी एक बड़ी विशेषता है। शुक्ल जी के निबंधों से इनका अलगाव है काफी सारे मायनों में। जैसे शुक्ल जी जो है वो मनोवैज्ञानिक निबंध या मनोविकारों पर निबंध लिखते हैं, काव्य शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, तो उनके निबंध विषय प्रधान होते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध व्यक्ति प्रधान है। वो गंभीर शोधपरक शास्त्रीय चिंतन करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी जो शैली इनकी होती है वो व्यक्ति प्रधान होती है। चाहे कोई भी निबंध हो, अशोक का फूल देखें या कुटज देखें, आप इनके निबंधों में आप ये व्यक्तित्व की प्रधानता आप हर निबंध में देखेंगे। दरअसल वो चाहते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा को वो समझें, वो जितना समझते हैं वो अपने पाठकों को भी समझाएं। इसीलिए वो हर एक निबंध में एक से निबंध जहाँ पे खत्म करते हैं वहीं से जैसे उनका दूसरा निबंध शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो पाठक है आज का, वो अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने प्राचीन साहित्य से दूर हो गया है, उससे वो अपरिचित हो गया है, तो उसको वो उस दुनिया में लेकर जाते हैं। वो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि अरे ऐसा भी था। वो उसको दुनिया जो है वो बहुत रोमांचकारी लगती है, और फिर धीरे धीरे द्विवेदी जी उसको उस युग में घुमाते घुमाते आज के युग तक लेकर आते हैं और अपना प्राचीन भंडार दिखाकर उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और फिर जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसीलिए उनके निबंध महाकाव्यात्मक निबंधों की कोटि में कभी कभी आने लगते हैं। जैसे एक निबंध उन्होंने लिखा, जैसे अशोक के फूल उन्होंने लिखा, उसके बाद जब वो कुटज लिख रहे हैं तो लगता है कि अशोक के फूल का ही विस्तार है। जब वो फिर देवदारू लिख रहे हैं तो लगता है ये उसी परंपरा में उसी का विस्तार है, यानी जो बात वो पहले कह चुके हैं थोड़ा सा फिर से कह देते हैं और फिर उसमें आगे कुछ बातें जोड़ देते हैं। तो इसलिए वो एक कई निबंध एक दूसरे से संबद्ध होते चले जाते हैं। द्विवेदी जी की एक और खास बात कि वो कभी पाठक के स्तर पर नहीं आते, वो हमेशा पाठक को सिखाने की, बताने की, समझाने वाली भूमिका में रहते हैं। इसके पहले के जो निबंध हम देखते हैं, चाहे वो भारतेंदु युग के देखें या शुक्ल जी के निबंध देखें, तो हम देखते हैं कि या तो जो लेखक है वो खुद पाठक के स्तर पर उतरता है, जैसे कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, या पाठक से ये अपेक्षा करता है कि वो उसके स्तर पर उठकर आए, जैसे शुक्ल जी के निबंध। लेकिन द्विवेदी जी ऐसा नहीं करते और इसके बाद भी वो पाठक से संप्रेषण की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। पाठक से उनका संप्रेषण बहुत अच्छे से एक सामंजस्य बनता है। उनके निबंध जो द्विवेदी जी के हैं वो केवल एक सूचनात्मक या जानकारी देने वाले निबंध नहीं है, वो पाठक को आनंद भी देते हैं, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देते हैं और उनके अपने समय की भी पहचान कराते हैं। द्विवेदी जी अपने हर निबंध में कुछ उनकी मान्यताएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, कि जैसे वो मानते हैं कि भारतीय संस्कृति की कोई एक संस्कृति नहीं है, ये एक मिश्रित संस्कृति है। इसमें आर्य, अनार्य, कोल, मुंडा, किरात सभी जातियां हैं जिनसे मिलकर के पूरा भारत बनता है। जो भी जाति यहाँ आई है वो उसमें मिल गई है और उसने अपना सांस्कृतिक योगदान इसमें दिया है। और इसीलिए वो मानते हैं कि दरअसल भारतीय या पाश्चात्य संस्कृति या कोई अलग अलग संस्कृति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में सभी मनुष्यों की तो एक ही संस्कृति होती है। संस्कृति प्राचीन हो सकती है, यानी संस्कृति की प्राचीनता की अवधारणा पे वो विश्वास करते हैं, लेकिन वो हमेशा अपरिवर्तनशील होगी ये वो नहीं मानते। उनका मानना है कि संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन मूल स्थापनाएं नहीं बदलती, क्योंकि मानव सब जगह एक जैसा है, उसके भाव, उसकी विचारधारा एक जैसी है, इसलिए मानव संस्कृति ही संस्कृति है। किसी संस्कृति में कोई भेद नहीं हो सकता। वो इतिहास और परंपरा के अध्येता हैं, लेकिन फिर भी इतिहास को वो शब्द साधना कहते हैं। इस अर्थ में वो कुछ आधुनिक से दिखाई देते हैं। जो उनकी मूल मान्यताएं हैं वो यही है कि मानव जो है वो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो भी चीज मानवता के हित में है वो सब अच्छी है। सारी दुनिया में जो मनुष्य हैं उनकी मानसिकता एक जैसी है, सबका मन, सबके भाव एक ही जैसे होते हैं।
जो परिवर्तन होता है वो परिस्थितियों के कारण बाहरी अभिव्यक्ति में हो सकता है, लेकिन मूलतः तो वो एक ही है, इसलिए पूर्व और पश्चिम में कोई भेद नहीं होना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि संस्कृति परिवर्तनशील भी है और विकासशील भी है, और यही विचार उनके हर निबंध में हमें दिखाई देते हैं। तो द्विवेदी जी के निबंध भी दो तरह के हैं, एक आलोचनात्मक निबंध जो साहित्य चिंतन से संबंधित है या किसी व्यक्ति विशेष पर लिखे गए हैं, और दूसरे ललित निबंध जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जैसे अशोक के फूल और कुटज या देवदारू। द्विवेदी जी निबंध लिखते समय अपनी टिप्पणियां करते चलते हैं। वो जो प्राचीन हमारे साहित्य और संस्कृति है उससे भाषा वहाँ की ही रखते हैं, इसलिए उनके उद्धरण जो है वो हमेशा संस्कृत होते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में उनका पांडित्य दिखाई देता है, और बीच बीच में ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ कुछ देशज प्रकरण डाल देते हैं जिससे पाठक से उनका एक रिश्ता बना रहे। लोकोक्तियां, मुहावरे या कोई लोक कथा, लोक से कोई प्रकरण, वो भी वो देते चलते हैं। लेकिन जो भी चीज वो दे रहे हैं सबके भीतर कोई ना कोई तत्ववाद जरूर है। वो बीच में परिहास भी करते हैं, और परिहास में भी लेकिन चोट नहीं पहुंचाते किसी को। द्विवेदी जी बहुत संवेदनशील है, वो बहुत गरिष्ठ बातें, बहुत कठिन बातें भी पाठक को बहुत आसानी से समझाते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि पाठक को कभी भी निबंध बोझिल ना लगे। जैसे अब हम कुटज को देखते हैं, कुटज निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, तो हम कुटज निबंध को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आप इसको आरंभ में ही देखिए। तो आरंभ इसका होता है पर्वतों के सौंदर्य से। चिवली की पहाड़ियां हैं, वो उसके सौंदर्य का एक एक चीज के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद वो कुटज तक पहुंचते हैं और उसके बाह्य रूप रंग के बारे में बात करने लगते हैं कि कुटज कैसा दिखाई देता है। फिर थोड़ा सा वो रुक जाते हैं, फिर उनके मन में एक दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। वो प्रश्न करते हैं कि नाम और रूप का रिश्ता क्या होता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक स्थापना देते हैं अपनी कि नाम रूप की सामाजिक स्वीकृति है। फिर आगे बढ़ते हैं और कुटज का अर्थ करने लगते हैं, और फिर उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं कुट का अर्थ होता है घड़ा, ज अर्थात पैदा होना, यानी जो घड़े से पैदा हुआ हो। तो पेड़ कैसे घड़े से पैदा हुआ होगा। फिर इसी बीच में उनको याद आ जाता है, पाठक को एक जानकारी देते हैं कि जो अगस्त्य मुनि है वो भी तो कुटज कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तथ्य की जानकारी भी दे देते हैं पाठक को कि ये जो कुटज शब्द है वो किस भाषा का शब्द होगा। तो इस प्रक्रिया में वो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, उसके बारे में बात करते हैं, और ये बताते हैं कि शायद ये उस भाषा परिवार का शब्द है। अब इसके बाद भूगोल पे आ जाते हैं और बताते हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो भूखंड था वो पहले मिला हुआ था। कुछ प्राकृतिक ऐसा परिवर्तन हुआ, कुछ प्राकृतिक प्रकोप हुआ कि ये दोनों जो महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो गए। और इस बीच में ये भी पाठक को बताते चलते हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसमें भी अनेक भाषाओं का मिश्रण है, और इसी तरह जो भारतीय संस्कृति है वो भी अनेक भाषाओं की मिश्रित संस्कृति है। कोई एक संस्कृति नहीं है, यानी हम कहें शुद्ध आर्य संस्कृति या शुद्ध अनार्य संस्कृति, ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न संस्कृतियां इसमें मिली हुई हैं। फिर वो कुटज की जीवनी शक्ति का, उसके वैभव का वर्णन करते हैं, और उसके माध्यम से समाज, मनुष्य और जीवन पर बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारे सूत्र वाक्य वो कहते जाते हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कुटज है वो अपराजेय जीवनी शक्ति का मालिक है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यानी जो अपने मन को वश में कर लेता है वो अपराजेय हो जाता है। इस निबंध में भी दो तत्व, विचार तत्व और भाव तत्व के आधार पर इस निबंध को देखा जाएगा। तो इन दोनों ही तत्वों में सामंजस्य है। विचार को अभिव्यक्त करते करते द्विवेदी जी अपने मन की बात करते हैं और अपनी भावनाओं को उसमें लेकर आते हैं। यानी इस निबंध में विचार और भाव दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं। वो बार बार पाठकों की जिज्ञासा को आमंत्रित करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि पाठक को आगे क्या, ये कैसे हो सकता, अच्छा ऐसा भी है, तो ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। उनकी संवेदना जो है द्विवेदी जी की वो कुटज के साथ तो है ही, और कुटज के माध्यम से वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो मस्त मौला है, जो अपनी मर्जी का काम करते हैं, मन मर्जी के मालिक हैं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं समाज उन्हें बेहया कह के अपमानित करता है। इसी तरह जब वो अंत में पहुंचते हैं तो दुख और सुख का विवेचन करते हैं। वो बताते हैं कि दुख और सुख क्या है, ये तो सिर्फ मन के विकल्प है। जब वो भावात्मक स्थिति में होते हैं तो वो केवल किसी भी विषय का तटस्थ विवेचन नहीं करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, वो क्या मानते हैं, द्विवेदी जी खुद क्या मानते हैं, ये वो बताते चलते हैं। इसलिए
तो ये निबंध है कुटज, ये भावात्मक श्रेणी का निबंध आने हो जाता है। जब वो नाम और रूप का प्रश्न करते हैं कुटज में, तो वो दार्शनिक समस्या पे तो बात कर ही रहे हैं नाम और रूप की, साथ ही विचार के स्तर पर बात करते हैं। नाम और रूप दोनों पर बड़े प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होने लगते हैं। वो इस बात पर भी बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कुटज का तो नाम और रूप दोनों ही बचा हुआ है आज तक। और इस माध्यम से वो उन लोगों को याद करने की कोशिश करते हैं, या उन लोगों को याद करते हैं, पाठकों को उनकी याद दिलाते हैं जिन्हें दुनिया भूल गई, जिनका अब नाम या रूप कुछ बचा ही नहीं है। इसी तरह जो कुटज है उसके जीवन का मर्म स्पर्शी वर्णन करते हैं द्विवेदी जी, और ये बताते हैं, एक वो लंबा सा एक संकेत देते हैं कि कुटज जो है वो किसी के दरवाजे पे भीख नहीं मांगता, किसी को नीति धर्म का उपदेश नहीं देता, किसी अफसर का जूता नहीं चाटता, किसी की खुशामद नहीं करता, ना ही कोई नीलम या बाकी रत्न धारण करता है, ग्रहों की फेर में पड़ता है। लेकिन वो अभी भी अपराजय है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपने मन पर वश रखता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से वो ये बताना चाहते हैं, व्यंग करते हैं उन लोगों पर जो लोग दूसरों की चापलूसी करते हैं, जो लोग खुशामद करते हैं और अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। वो उन लोगों के साथ हैं जो अपनी जीवनी शक्ति खुद के भीतर से धारण करते हैं, जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो किसी की चापलूसी नहीं करते। तो यहाँ पर वो कुटज के साथ होते हैं। ये जो निबंध है इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आधा हिस्सा तो हमें कुटज दिखता है, यानी कुटज के बारे में जानकारी दिखती है, और आधे में खुद हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखाई देते हैं। उनके जो विचार और भाव है वो स्वतः ही अभिव्यक्त होते चलते हैं। तो इस निबंध में हमें द्विवेदी जी के जो रूप दिखाई देते हैं वो दिखता है कि वो मानव गरिमा के समर्थक हैं, वो पांडित्य पूर्ण भाषा में बात करते हैं और साथ ही वो विषय के बहुत बड़े जानकार भी हैं। द्विवेदी जी जो हैं वो द्वितीय विषय और बेपरवाही का हमेशा ही समर्थन करते हैं। वो बहुत सहजता के साथ अपनी बात कहते हैं। वो ऐसे पाठक को संबोधित कर रहे हैं जो बहुत संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, तो बहुत सहज ढंग से उसे अपनी बात समझाते चलते हैं। विचारशील है वो, और पाठक को भी विचार के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही सौंदर्य के वो बहुत प्रेमी हैं, प्रकृति में ही सौंदर्य देखते हैं, मानव में भी सौंदर्य देखते हैं, और केवल कोमल सौंदर्य पे ही मुग्ध नहीं है, वो झाड़ झंकार, पहाड़ पठार, इस सब में भी सौंदर्य देखते हैं। संवाद भर में ये निबंध है तो उसकी भाषा भी वैसी ही है, पाठक से संवाद करते हैं और कुछ ना कुछ पाठक को बताते चलते हैं। इस शैली के कारण ही इसकी निबंध की संप्रेषणता बढ़ जाती है, पाठक से वो सीधे जुड़ते हैं। तो ये निबंध जो है व्यक्ति प्रधान शैली का या व्यक्ति शैली का निबंध है। इनके पूरे वर्णन में बहुत जोश है, बहुत उल्लास है, कभी भी बोझिल नहीं होता है। और जब वो शिवालिक की पहाड़ियों और कुटज के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो कई बार तो यात्रा वृत्तांत जैसा दिखाई देने लगता है। बीच बीच में सूखी परत वाक्य लिखते हैं जिसका दार्शनिक अर्थ होता है, तो बेशक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन मूलतः भाषा संस्कृत निष्ठ उनकी है। तो इस तरह जो द्विवेदी जी हैं वो पाठक से संवाद करते चलते हैं और पाठक और लेखक के बीच में एक आत्मीयता रहती है जो इनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम कुबेरनाथ राय के बारे में जानते हैं। कुबेरनाथ राय ये भी ललित निबंध लेखक हैं, द्विवेदी जी भी ललित निबंध लेखक हैं। ललित निबंधों की शुरुआत एक तरह से उनसे हो रही है, तो कुबेरनाथ राय जी भी ललित निबंध के लेखक हैं, और वो भी भारतीय संस्कृति के वैभवपूर्ण इतिहास से संबंध निबंधों की रचना करते हैं, पुराणों से मिथकों से सामग्री लेकर आते हैं और आधुनिक या दैनिक जीवन से उसको जोड़ देते हैं। कुबेरनाथ राय जी की दृष्टि ज्यादातर सौंदर्य पे टिकी होती है। सौंदर्य में जो मिथक हैं, जो दुनिया है, जो हमारी दुनिया की जो प्रकृति है, इस सब में वो सामंजस्य बिठाते हैं और सौंदर्य की अकुंठ अभिव्यक्ति उनके हर निबंध में दिखती है। आपके पाठ्यक्रम में सहस्त्रफणों का मणिद्वीप निबंध दिया गया है। इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से मणिपुर का सौंदर्य उद्घाटन कर रहे हैं। मिथक, पुराण, इतिहास, भूगोल, काव्य, सबको वो लेकर आते हैं और सबके माध्यम से मणिपुर के सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। तो इनका जन्म मनसा जिला गाजीपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1933 को। मृत्यु इनकी हुई 1996 में। इनका जो परिवार था वो किसान परिवार से संबंधित है और साथ में ही बहुत ही धर्म प्रवण या वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ये आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे, बाद में जब ये कलकत्ता गए विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने, तो वहाँ इन्होंने अंग्रेजी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। रामचरितमानस का इन पर विशेष प्रभाव है। जब उन्होंने एमए कर लिया तो कलकत्ता में ही वो विक्रम विद्यालय में अध्यापक बन गए। 1959 में फिर असम चले गए, वहाँ नलबारी कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। फिर जब असम में अशांति का दौर आया तो वहाँ से वापस गाजीपुर आ गए।
और स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में प्राचार्य बने। वहीं से वो सेवानिवृत्त हुए 1995 में और उसके 1 वर्ष बाद ही 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। रवीन्द्रनाथ राय जी के जो लेखन की शुरुआत होती है वो हुई हुमायूं कबीर, प्रोफेसर हुमायूं कबीर हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके लेखन के विरोध में हुई। बाद में वो निबंध के क्षेत्र में आए। उनका एक कविता संग्रह भी है, लेकिन मुख्यतः वो निबंधकार ही हैं। बहुत सारे निबंध संग्रह उनके हैं। जो सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह है वो है प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, रसाकीटक, इसके अलावा निषाद बांसुरी, पर्व मुकुट। 1995 में उन्हें हिंदी साहित्य सम्मान, जो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान है उसका साहित्य भूषण पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सहस्त्रफणों के मणिदीप निबंध को आप देखें तो इसमें मणिपुर के बनने की, मणिपुर राज्य कब से बना उसके पौराणिक और ऐतिहासिक व्याख्या उन्होंने की है और इसमें पुराणों का, मिथकों का सबका आधार लिया है। तो थोड़ा सा सार रूप में इस निबंध को हम देखते हैं कि मणिपुर जो है वो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का। इतिहासकार मानते हैं कि मणिपुर में कुकी चीनी नागाओं के वंशज हैं और ये लोग अपने आप को मेथई कहते हैं। मेथई यानी भिन्न जन। वहां पर किरात के अलावा जो अन्य जातियां थी उनका जब मिश्रण हुआ तो ये जाति उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको ये भिन्न जाति है, इसलिए उसको मेथई का नाम दिया गया था। जब हम प्राचीन आर्य साहित्य देखते हैं तो उसमें हमें जो मणिपुर है उसका जो नाम मिलता है, कभी गंधर्व लोक, यक्ष लोक, अप्सरा भूमि, कदली वन, नारी राज्य। नारी राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में नारी का प्राधान्य है, या मातृ सत्तात्मक परिवार यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर केवल पानी ही था, धरती नहीं थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक घटना ऐसी हुई कि सारा पानी नदियों के रूप में बह गया और एक स्वर्ण भूमि प्रकट हुई जो मणिपुर के नाम से जानी गई। लेखक इसकी पौराणिक व्याख्या करता है और वो बताता है कि महादेव जी ने जब कृष्ण का रास देखा था तो वो भी इस रास में शामिल होना चाहते थे, तो वो पार्वती को नृत्य के लिए लेकर आते हैं कि चलो हम लोग रास करते हैं। तो एक सुंदर जगह ढूंढते हैं तो वो इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर धरती नहीं थी, पानी ही पानी था। तो महादेव जी ने त्रिशूल से आघात किया और ये भूमि प्रकट हुई। तो इसलिए मणिपुर का आज भी हम साहित्य और संस्कृति देखते हैं तो उस पर हमको भगवान शिव का प्रभाव दिखाई देता है। बाद में आर्य भी यहाँ आते हैं तो उनकी संस्कृति का भी यहाँ पे मिश्रण होता है। यहाँ का जो भी नृत्य और संगीत है वो लास्य से प्रभावित है। जैसे हम शंकर का नृत्य का तांडव देखते हैं तो उसके 2 भाग हैं, एक लास्य भी है और एक उसका जो दूसरा रूप है वीर रस वाला वो। यहाँ की जो जमीन है वहाँ पे घने वन है, लेकिन खेती के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें अपने आप ही पेड़ पौधे उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन खेती नहीं की जा सकती। तो यहाँ की जो संपदा है उसका वर्णन भी लेखक करता है और वो कल्पना करता है मेघ की। और मेघ और दामिनी, दामिनी को वो पहले बताता है कि काबुई कन्या है, बाद में बताता है कि वो कवि कन्या ही है। मेघ का जो वज्र है वो उसी का रूपांतरण है। तो इस तरह से कई ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथिकीय संदर्भ यहाँ पर मिला दिए जाते हैं और यही इस निबंध का सौंदर्य भी है और यही इस निबंध का लालित्य भी है और इसका भाव पक्ष भी है। शुरुआत जब करता है लेखक तो वो जो इस निबंध को लिख रहा है, लेखक ये नहीं दिखाता है कि वो लेखक इस निबंध को लिख रहा है, एक प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतकर्ता अपना परिचय खुद देता है। ये प्रस्तुत करता है मेघ, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, मैं कह नहीं सकता, मैं नील व्योम में मेघ की तरह निरंतर आकृति बदलते हुए चल रहा हूँ। यानी मेघ जो है वो सारा वर्णन कर रहा है और इसी के माध्यम से अब जैसे बादल ऊपर ऊपर गुजरता चला जाता है नीचे धरती को देखते हुए, तो क्योंकि मेघ वर्णन कर रहा है इसलिए वो ऊपर ऊपर से उसके भूगोल के, इतिहास के, सबको ऊपर ही ऊपर से मणिपुर के विचरण करता जाता है और उसका वर्णन करता जाता है। इसमें उसकी जो प्रेमिका है, जो काबुई कन्या है, उसका नाम वो दामिनी रख देता है और ये जो दामिनी है वही मणिपुर की सारी बातें मेघ को बताती है। उसके माध्यम से मेघ इन बातों को जानता है। ये जो दामिनी है वो एक कन्या के रूप में आती है, वो मेघ की प्रेमिका के रूप में आती है और वही इसकी मेघ को कथा सुनाने वाली है, जिसकी वजह से मेघ इसका वर्णन कर सके। इस निबंध में एक चीज जो हमें अलग से दिखाई देती है वो ये है कि इस निबंध में सौंदर्य तो है, मणिपुर का सौंदर्य, वहाँ का ऐश्वर्य, लेकिन मणिपुर की जो पीड़ा है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। जो मणिपुर में जो भौगोलिक कष्ट होंगे, जो वहाँ सामाजिक संघर्ष होंगे, जो राजनीतिक उत्पीड़न होगा, वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। कभी किसी पर व्यंग या उपहास ऐसी चीजें भी नहीं दिखाई देती।
यहाँ के निवासी बहुत कर्मठ हैं, बहुत जीवंत हैं, ये तो लेखक बताता है, और उनके सारे जीवन संघर्ष को वो इसी कर्मठता से ढक देता है। इसके साथ ही ये निबंध जो है, अभी हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं कि निबंध कथ्यतर गद्य विधा है, इसमें कहानी नहीं होती, लेकिन इस निबंध की ये विशेषता है कि इसमें बीच बीच में कथा तत्व शामिल होता है और ये कहानी और निबंध का मिश्रण जैसा चलने लगता है। जैसे इसमें रास के बीच की कथा आती है या आगे काबुई कन्या जो बताती है, तो छोटी छोटी कथाएं बीच बीच में चलती रहती हैं। इसमें कल्पना और विचार का समन्वय चलता है। आरंभ में ही दिखाई देता है कि मेघ आ रहा है, मेघ का आगमन है, वही इसका अपना आत्म परिचय देता है। वो बताता है कि वो काम रूपी यायावर एक मेघ है और पाठक को जानकारी देता चल रहा है पूरे मणिपुर की। कभी वो कहानी सुनाता है, कभी वो संस्मरण सुनाता है, कभी वो इतिहास, मिथक, भूगोल, इन सब में घुमाता है पाठकों को। और क्योंकि मेघ है इसलिए ऊपर से उड़ता हुआ दिखाता है, हर एक पल में खुद भी परिवर्तित होता रहता है, तो यहाँ दृश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। जहाँ जहाँ इसमें कहानी आती है वहां हमें दिखाई देता है कि दो पात्र आ जाते हैं, एक तो मेघ जो कि वक्ता ही है जो कहानी सुना रहा है, और दूसरी वो काबुई कन्या जिसका नामकरण मेघ ने दामिनी किया हुआ है, वो बीच बीच में आती है। और दोनों की आकृति आपस में बदलती रहती है, कभी गुप्तचर की तरह मेघ दिखाई देता है तो कभी वो अपनी आकृति बदल लेता है और मेघ की तरह दामिनी के साथ प्रेमी के रूप में दिखाई देता है, कभी वो रुई की तरह दिखाई देता है, कभी वो भूसवती सिंह जैसा दिखाई देता है। तो बहुत सारे अलग अलग रूप यहाँ पर मेघ के दिखाई देते हैं। और बीच में पता ये चलता है कि कुबेरनाथ राय जो है, जो कि निबंधकार हैं, वो अपने आप को मेघ से अलग कर लेते हैं। कभी वो मेघ में ही रूपांतरित रहते हैं और निबंध लिख रहे होते हैं, कभी वो अपने आप को मेघ से अलग कर देते हैं और मेघ को छोड़ देते हैं कि वो अपने हिसाब से कथा को आगे बढ़ाए। और उसी के भीतर से फिर एक काल्पनिक जो काबुई कन्या है, जिसको कवि कन्या भी कहा जा रहा है, उसमें रूपांतरित कर देते हैं। और फिर वो स्पष्ट करते हैं बाद में कि जो काबुई कन्या है वो और कोई नहीं है, वो मेघ के भीतर जो वज्र है वो उसी का रूपांतरण है। इसी तरह ये जो लेखक है वो बहुत ही कुशलता के साथ, मनमोहक ढंग के साथ इन सारे परिवर्तनों को शब्दबद्ध करते हैं। इन सारे जो विचरण है, जो निरीक्षण है, जो अनुभव है, जो अनुसंधान है, विचार है, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से निबंध की शैली में लेकर आते हैं और एक मणिपुर की रोचक कहानी, एक रोमांचक कहानी सामने लेकर आते हैं। सहस्त्रफणों के मणिद्वीप इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर शुरू में ही लेखक बताता है कि सहस्त्रफण यानी शेषनाग, जिनके सहस्त्रफण है। क्योंकि रास होना है, नृत्य होना है, तो नृत्य के लिए जो प्रकाश व्यवस्था है वो शेषनाग ग्रह है। उनके सहस्त्रफण है, उन सहस्त्रफणों पर उन्होंने मणि धारण की हुई है, इसलिए इसने दो सहस्त्रफणों के मणिद्वीप इसका नाम रखा जा रहा है। भाषा तत्समबहुल है और ये होनी भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ मिथक, पुराण, इतिहास से संबंध स्थापित किया गया है। प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसके साथ ही ये जो शिव व पार्वती का जो आदि नृत्य है, जिसका भव्य आयोजन है, उसका आयोजन करते हैं पूरी भव्यता के साथ। वो जो एक दृश्य विधान यहाँ पर लेखक ने किया है वो पूरा बहुत ही भव्यता के साथ किया है। तो तत्सम बहुत शब्दावली का इसमें प्रयोग करते हैं लेखक। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे शब्द भी प्रयोग किए हैं लेखक ने जो आजकल प्रयोग में नहीं आते, जैसे आर्द्र पर्णपाती या वनश्री। इसके अलावा कुछ शब्द, क्योंकि मणिपुर का वर्णन है, मणिपुर के जातीय शब्द जो मणिपुरी भाषा के शब्द हैं वो भी बीच बीच में लेखक ने उनका भी वर्णन किया है, उनका भी प्रयोग किया है। कई बार आप देखेंगे जैसे कोयरोतान यानी प्रोहिताई को कहते हैं, ऐसे ही कनथौबा, तो कई सारे शब्द बीच बीच में आपके मणिपुरी भाषा के शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे। लेखक ने कुछ शब्दों का निर्माण खुद भी किया है, जैसे करुण लग्न भगवती, निद्रा विजयी अर्जुन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लेखक अपने आप से जिनका निर्माण कर देता है। और भारत का पुराना नाम यज्ञ भूमि, ये भी याद दिला देता है। ये नाम लगभग सभी लोग भूल चुके हैं, तो लेखक इसमें ये नाम भी याद दिलाता है। यानी ये जो निबंध है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति के कई अपरिचित संदर्भ प्रकट करता है। पाठक के लिए तो अनजाने हैं ही,
साथ ही लेखक ये चाहता है कि पाठक इनको जाने। अपने प्राचीन वैभव पर जितना मुग्ध लेखक है, पाठक भी हो। तो लेखक पुराण और इतिहास इन दोनों के संदर्भों के द्वारा मणिपुर और वहां की संस्कृति को जानने की कोशिश करता है। इस पूरे निबंध में सहस्त्रफणों के मणिद्वीप, ये जो पूरा निबंध है, इस निबंध में लेखक की शैली लालित्य निबंध, आपके ललित निबंध की तो है ही, साथ ही विचार पक्ष इसका जो है वो इसमें ऐतिहासिकता का समावेश करता है। इस निबंध में जब लेखक बात करता है तो वो गंधर्व लोक, यक्ष लोक की बात तो करता ही है, साथ ही इतिहासकार जो इसके बारे में बताते हैं, मणिपुर के बारे में, वो उसके बारे में भी बात करता है। वो कुकी चीन नागाओं के वंशजों के बारे में बात करता है, वो मेथे जाति के बारे में बात करता है, वो जो भाषिक संदर्भ है उनके बारे में बात करता है। तो इस तरह से ये जो निबंध है ये लेखक के पांडित्य को, लेखक की विद्वत्ता को भी प्रकट करने वाला है। कुबेरनाथ राय जी के लगभग 20 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। प्रिया नीलकंठी से इनकी ये यात्रा आरंभ हो रही है। प्रिया नीलकंठी इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है और इस निबंध संग्रह के बाद जो उनके निबंध संग्रह आते हैं वो उसी परंपरा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके निबंधों में पाठक और लेखक दोनों एक साथ चलते हैं। इस एक साथ साहित्य का, इतिहास का, दर्शन, धर्म, नृतत्व शास्त्र, विज्ञान, मिथक, लोक शास्त्र या लोक साहित्य, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, इन सभी का परिचय प्राप्त करता है पाठक और उसके बौद्धिक क्षितिज का विस्तार होता है। विविधता और गहनता, कई बार ऐसा लगता है कि इनके निबंधों को जटिल बनाएंगे, पाठक को शायद मुश्किल से समझ में आए, लेकिन शैली उनकी इस तरह की होती है कि पाठक बहुत आसानी से इसको समझ लेता है। इसलिए कुबेरनाथ राय जो हैं वो भिन्न प्रकृति के एक निबंधकार दिखाई देते हैं। ललित निबंधकार जरूर है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, इन दोनों से ही वो एक भिन्न प्रकार के निबंधकार दिखाई देते हैं। क्योंकि विद्यानिवास जी इतिहास और मिथक के समन्वय की बात करते हैं, वो समन्वय को खोजते हैं जहाँ पे लोक और मिथक मिल रहा है। लेकिन जो कुबेरनाथ राय हैं वो चिंतन और तर्क को साथ लेकर चलते हैं। यानी वो एक तरफ जहाँ इतिहास और मिथक की बात करते हैं, जहाँ पर शैली में ललित निबंध की शैली लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो चिंतन और तर्क पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो इतिहास के भी अध्येता है। वो उसके बारे में बात करते हुए अपने मत को आगे बढ़ाते हैं, मत के समर्थन में तर्क देते हैं। उनकी दृष्टि सौंदर्य पर टिकती है। तर्क देते अवश्य हैं, लेकिन वो केवल तर्क वितर्क में ही उलझे नहीं रहते। सौंदर्य उनको बहुत प्रिय है, तो सौंदर्य लोक में वो विचरण करते हैं। ये सौंदर्य लोक मिथकीय दुनिया का भी है, प्रकृति का भी है और इन सबका सामंजस्य का भी है। तो इस प्रकार ये जो कुबेरनाथ राय जी हैं वो एक अपनी ही परंपरा लेकर चलते हैं, अपने ही प्रकार के निबंध, कुछ अलग ही प्रकार के निबंध लिखते हैं जो बाकी निबंधकारों से कुछ भिन्न प्रकृति के निबंध होते हैं। इनके जो वातावरण का जो निर्माण करते हैं अपने निबंधों में, वो वातावरण ललित होता है, मनोहर होता है और सारा ही वर्णन एक उल्लास से भरा होता है। नीरस कभी नहीं होने पाते इनके निबंध। सरसता और आनंद इनके निबंधों की बड़ी विशेषता है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है, एक निजीपन होता है। तो वो निजीपन हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में भी हमें दिखता है, वो निजीपन हमें कुबेरनाथ राय के निबंध में भी दिखता है और रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध में भी दिखता है। ये तीन निबंधकार जो हैं, जो अभी आपके पाठ्यक्रम में है, जिनके ऊपर अभी हमने चर्चा की है, वो तीनों ही निबंधकार अपने अपने तरह के अद्भुत निबंधकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। शुक्ल जी निबंध के प्रौढ़ता को लेकर आने वाले हैं, वो निबंधों में एक व्यास शैली को लेकर आते हैं, वो बहुत ही गंभीरता को लेकर आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय थोड़े थोड़े भिन्नता के साथ ये दोनों ललित निबंधकार हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको आपका विषय समझ में आया होगा। निबंध आप भली प्रकार समझ चुके होंगे, निबंध क्या होता है, उसकी शैली और शिल्प के साथ ही ये तीन निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं, ये भी आप भली प्रकार से जान चुके होंगे। BLDC 134 जो गद्य का विकास है,
इसमें अभी तक आपने गद्य का विकास, उसकी परंपरा, इतिहास, गद्य की विविध विधाएं, कहानी की परंपरा और कुछ कहानियों का परिचय, इसके साथ ही उपन्यास, इतिहास और परंपरा और आज ई निबंध, ये आप जान चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये पाठ्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।